नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल सामग्री वितरित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, युवक और महिला मंगल दलों को ये बड़ी सौगात मिलेगी। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर खेल सामग्री वितरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। युवक और महिला मंगल दलों को ये बड़ी सौगात मिलेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खेल सामग्री वितरित करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर का और इंतजार, जब इस कार्यक्रम का आगाज होगा। लखनऊ से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां युवक और महिला मंगल दलों को ये सौगात मिलेगी। और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो थोड़ी देर का और इंतजार, जब ये इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद रहेंगे और खेल सामग्री वितरित करते हुए नजर आएंगे। युवक और महिला मंगल दलों को ये सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों मिलने जा रही है। तो अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, वहां की भी तस्वीरें सीधा आपको दिखाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल सामग्री वितरित करते हुए अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल मंगल दल के खिलाड़ियों का जो है आज जो है सामग्री वितरण का कार्यक्रम है और ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का किया जा रहा है, जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों खिलाड़ियों को जो यहाँ पे प्रोत्साहन जो है वो भेंट किया जाएगा। तो उस साथ निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिलों में तकरीबन 1500 से अधिक जो है मंगल दल के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके साथ में अगर मंच की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे गिरीश चंद्र यादव हैं, जो कि खेल मंत्री हैं, उनको वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ युवा कल्याण एवं प्रांतीय दल के जो द्वारा जो है पुरुष और महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। यानी कि 1500 के आसपास जो है बच्चे हैं, उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है वो अब से कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मंच पर पहुंचेंगे और उन बच्चों को सम्मानित करते नजर आएंगे। संदीप, आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश खेल विभाग की तरफ से जो है गिरीश यादव जी हैं, वो गिरीश चंद्र यादव हैं, जो कि खेल मंत्री हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे मंच पे। इनके साथ साथ में जो एलवाई सुहास हैं वो मौजूद रहेंगे मंच पे। इसके साथ अगर बात करें तो निदेशक हैं आरपी सिंह, वो मौजूद रहेंगे मंच पे। तो इन लोगों को माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी का जो है स्वागत किया जाएगा। फिर उसके बाद से जो है बच्चों को सामग्री वितरण की जाएगी। चलिए, ठीक है संदीप, आप लगातार वहां पर बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल सामग्री वितरित करते हुए अब से कुछ देर में नजर आएंगे। लखनऊ में कार्यक्रम रखा गया है। युवक और महिला मंगल दलों को ये खेल सामग्री वितरित की जाएगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर बिजली कर्मियों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हड़ताल करने वालों पर हाईकोर्ट अब कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है। सरकार ने 20 करोड़ का नुकसान बताया और वेतन रोककर भुगतान क्यों नहीं किया जाए, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने 20 करोड़ का ये नुकसान बताया, जिसके बाद में हाईकोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर वेतन रोककर भुगतान क्यों न किया जाए। तो हड़ताल करने वालों पर हाईकोर्ट अब कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने 20 करोड़ का नुकसान बताया, जिस पर हाईकोर्ट का कहना है कि आखिर वेतन रोककर बहुत बढ़िया इसकी भरपाई क्यों ना की जाए, भुगतान क्यों ना किया जाए। तो बिजली कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हड़ताल करने वालों पर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। एसके, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में?
बिल्कुल, एक बार सवाल दोहरा देंगे? इसके जिस तरीके से वेतन रोक करके कहा जा रहा है हाईकोर्ट की तरफ से कि वेतन रोककर भुगतान क्यों ना किया जाए। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये हड़ताल हुई और चूंकि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, चूंकि एक पीआईएल भी हुई थी और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने भी इन सारी चीजों को देखा है, क्योंकि एस्मा लगा हुआ था और जो विद्युत सप्लाई है वो इसेंशियल सर्विसेज में आती है, जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जो भी ये संघर्ष समिति है उसके नेता हैं उनको नोटिस किया गया था। हालांकि अवेलेबल वारंट था और उनको आज उपस्थित होने का निर्देश था। पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ जो हड़ताली कर्मचारी थे उनके संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। पूरे मामले पर हाईकोर्ट बेहद सख्त है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसी की भी जान की कीमत पर हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर कोई मांग है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। खासतौर पर जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उस पर इस तरीके की हड़ताल की अनुमति नहीं दी जा सकती। पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस दौरान जो नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा मांगा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि क्यों ना अधिकारियों के वेतन से काटकर और जो कर्मचारी इस पूरे हड़ताल में शामिल थे उससे इसकी भरपाई की जाए। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त है। हाईकोर्ट की तरफ से पहले भी निर्देशित किया जा चुका है कि चूंकि दिसंबर का आदेश है जिसमें कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो इस तरीके से हड़ताल के जरिए काम ठप नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो तरीके हैं आंदोलन करने के, अपनी बात रखने के, वो तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। हालांकि देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपने पक्ष के तौर पर क्या रखा जाता है और कैसे हाईकोर्ट को इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है। जी ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अगली महत्वपूर्ण खबर है बुलंदशहर से, जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने मजदूर को 8 करोड़ का नोटिस भेजा है। पीड़ित ने 5 साल पहले नौकरी के लिए अपने जानकार को ये दस्तावेज दिए थे, जिसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत तमाम शैक्षिक योग्यता संबंधित ये दस्तावेज दिए गए थे। 5 साल बाद आईटी ने अब मजदूर अंकुश कुमार को 8 करोड़ की टैक्स वसूली का ये नोटिस भेजा है। पीड़ित ने एसएसपी अशोक कुमार से फिलहाल न्याय की गुहार लगाई है। 5 साल के बाद में टैक्स वसूली का ये पूरा नोटिस आया है एक मजदूर को, जिसके बाद में मजदूर ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है कि इस मामले में उसको न्याय दिया जाए। आखिर वो कैसे 8 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा और किस वजह से ये टैक्स आया है, ये नोटिस थमाया गया है, इसको लेकर एसएसपी से सीधा गुहार लगाई गई है, क्योंकि इनकम टैक्स ने 8 करोड़ के टैक्स वसूली का ये नोटिस इस वक्त मजदूर को थमा दिया है। एसएसपी अशोक कुमार ने जांच के बाद एफआईआर के आदेश दिए हैं। गुलावटी कोतवाली इलाके के बराल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद में एसएसपी ने जांच के आदेश के बाद में एफआईआर के आदेश दिए हैं। दरअसल पीड़ित का कहना है कि वो मजदूर है और 8 करोड़ का नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से उसे दिया गया है। तो आखिर किन आधार पर ये नोटिस दिया गया है और कैसे वो 8 करोड़ रुपए चुकाएगा? दरअसल किसी जानकार ने उससे उसके दस्तावेज ले लिए थे 5 साल पहले, जिसमें उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड और उसके जो शैक्षिक योग्यता के कागज़ हैं वो लिए गए थे, जिसके बाद में अब 5 साल बाद उसको टैक्स वसूली का ये नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से थमाया गया है। आयकर विभाग ने ये नोटिस इस वक्त थमा दिया है और पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई है कि उसके साथ न्याय किया जाए। वो मजदूर है और 8 करोड़ रुपए कैसे वो दे पाएगा और 8 करोड़ की आखिर क्यों इतना बड़ा टैक्स आया है? फिलहाल अभी इस पूरे मामले में एफआईआर के आदेश एसएसपी की तरफ से दे दिए गए हैं और देखना होगा कि जब जांच होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशोक कुमार जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ ताजा अपडेट है? पूरा धांधली का इस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया जहां पर एक मजदूर को 8 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। बिल्कुल कृतिका, आपको बता दूं ये 8 करोड़ रुपए का नोटिस है इनकम टैक्स की तरफ से। जब पीड़ित मजदूर ने अपने करीबी को नौकरी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और शिक्षक के तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट है वो नौकरी के लिए दिए थे।
पल पहले। अब देखना होगा जो पूरे मामले को जो मजदूर ने एसएसपी श्लोक कुमार के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है। संबंधित अधिकारी को एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए निर्देश दिए हैं, जांच के बाद एफआईआर के भी। अब देखना होगा कि करोड़ों रुपए का नोटिस किस कारण आया, डॉक्यूमेंट कहाँ इनके मिसयूज हुए, तमाम चीजों पर जांच का पहलू है। हालांकि पूरे मामले में एसएसपी ने इनकम टैक्स के ऑफिसर से भी बात करी है कि ये कहाँ आधार कार्ड पैन कार्ड यूज हुए हैं, पूरी डिटेल मांगी गई है। देखना होगा जांच के उपरांत कौन ये फर्जीवाड़ा करा है किसने, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया बुलंदशहर के एसएसपी ने पीड़ित मजदूर को। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर है बागपत से, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाकू से हमला किया गया। मनचले ने युवती पर चाकू से हमला किया है। चाकू लगने से युवती घायल हो गई, जिसके बाद में युवती को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं दबंगों ने पीड़िता के परिजनों पर भी हमला किया है। दबंगों पर कार्रवाई नहीं होने से लोग काफी नाराज हैं और नाराज लोगों ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। कोतवाली बागपत क्षेत्र के मीतली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। जी हमारा कुछ इंसाफ होना चाहिए जी। क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ लोंडिया की गैल वो हाथापाई करी, लोंडिया के मेरे चक्कू मारा। किसने मारा है? राजपूत के ने वजह जी हाथापाई करी लोंडिया की गैल, उसी के लिए उसने मारी। लोंडिया को पकड़े था, वो छेड़छाड़ करता था लड़की के साथ। क्या वजह है, क्या किस चीज की कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरी लड़की का चक्कू मारा जी, वो मेरे रेफर है, आईसीयू में भर्ती है। क्या वजह रही चाकू मारने की? घर से घेर में जा रही थी तो रास्ते में ठाकुर लड़के ने छेड़छाड़ नहीं करी, लड़की ने शोर मचाया तो भाई आया, उसके बाद मारपीट की। तो नाराज लोगों ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। बागपत की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली बागपत क्षेत्र के मीतली गांव का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। दबंगों की दबंगई देखने को मिली और छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाकू से हमला पीड़ित और पीड़ित परिवार पर किया गया है। मनचले ने युवती पर चाकू से यह हमला किया और साथ ही परिवार के लोगों पर भी यह हमला किया गया है। चाकू लगने से युवती घायल हो गई, जिसके बाद में उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दबंगों ने पीड़िता के परिजनों पर भी हमला किया है। बागपत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद में दबंगों पर कार्रवाई ना होने से लोग बेहद नाराज हैं और नाराज लोगों ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया है, एसपी से गुहार लगाई है। कोतवाली बागपत क्षेत्र के मीतली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? बता दूं, ये पूरा मामला है बागपत कोतवाली क्षेत्र मीतली गांव का है। यहाँ पर आज मीतली गांव की है औरतें और युवकों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। ये पूरा मामला है मीतली से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किशोरी को छेड़ने के पर ये मामला, छेड़छाड़ के मामले पर उसको चाकू मारा गया है, जिसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। उसकी हालत वहाँ गंभीर है और इसके चलते हुए आज एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया गया है और कार्रवाई की मांग की है जी। ठीक है, शुक्रिया विकास तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए। चार के चक्रव्यूह में अब अगली महत्वपूर्ण खबर है प्रयागराज से। उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शूटर गुलाम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। फरार शूटर गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। सीसीटीवी में फायरिंग करता नजर आया था गुलाम। शूटआउट के बाद से ही मोहम्मद गुलाम लगातार फरार चल रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज उसके अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चलाया है। तेलियरगंज के रसूलाबाद में है मोहम्मद गुलाम का ये मकान। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दुकानों को भी खाली कराया और बुलडोजर चलाती हुई नजर आई है। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के नगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सदस्य और पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे।
नगर निकायों में 633 में हमने अपने नगर निकाय के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 15 दिन तक का सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। वार्डों में, नगरों में कमेटियां बन रही हैं और कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी से हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। पूरे नगर निकाय के चुनाव में हमारा नारा होगा हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। जहाँ जहाँ जनता हमको मौका देगी हम ये काम करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है। ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम जनता की बेहतरीन सेवा करके दिखाएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में भारतीय संसद लोकतंत्र पर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि माफी बीजेपी से नहीं भारत से मांगनी है, सरकार से नहीं संसद से मांगनी है। साथ ही आगे कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं को सामंती गुरूर, सन की सुरूर से बाहर निकलकर देश के मूड और माहौल को समझना चाहिए और संसद, संविधान, लोकतंत्र के अपमान पर शर्मिंदगी व्यक्त करनी चाहिए। बीजेपी से हम माफ़ी मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो सरकार से नहीं, संसद से माफ़ी मांगने की बात हो रही, बीजेपी से नहीं, भारत से माफ़ी मांगने की बात हो रही। और मुझे लगता है कि जो लोग जो है वो सामंती अहंकार और सनकी संस्कार से भरे हुए हैं, वो इस तरह की बातें एक के बाद एक करते हैं। इसलिए मेरा उनका बिना मांगी सलाह यही है कि वो ये भूल जाएं कि आज जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो डायनेस्टी है। आज जो है प्रजातंत्र है, जो है वो परिवार तंत्र है। प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को बिना किसी शर्त के, बिना किसी बहाने के साफ तौर पर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, उनको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि माफ़ी जो है वो बीजेपी से नहीं कही जा रही है, भारत से कही जा रही है। भारत से माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे। माफ़ी जो है वो सरकार से माफ़ी मांगने की बात नहीं है, संसद से माफ़ी मांगने की बात। बीजेपी से हम माफ़ी मांगने की बात नहीं कर रहे। तो रामपुर के अंदर ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी बीजेपी से नहीं बल्कि भारत से मांगनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे, जहां राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी बीजेपी से नहीं बल्कि भारत से मांगनी है, संसद से मांगनी है। जिस तरीके से संसद का अपमान उन्होंने किया है, लंदन में जो भाषण अपना दे के आए उसमें जो अपमान की बातें कही, लोकतंत्र की बातें कही, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो लगातार मुद्दा उठा हुआ है वो भी शांत होता नजर नहीं आ रहा और लगातार बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी जल्द से जल्द माफ़ी मांगे अपने बयानों को लेकर जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फहीम खान जुड़ गया। फहीम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी के बयान को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा तंज किए, जबकि आज जो है सदन का दिन था, सदन में काफी हंगामा रहा। लेकिन रामपुर जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के ऊपर और विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े किए और उन पे तंज किया, चुटकी ली, मजाक बनाई, उसमें उस बयान के बहुत सारे मायने निकल कर सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने इसके ऊपर एतराज भी किया और ये भी कहा कि जिस तरह से विदेश की धरती पर राहुल गांधी मजाक बनवा रहे हैं, देश का अपमान करा रहे हैं, वो भाजपा से माफी ना मांगे बल्कि देश से माफी मांगे। और उन्होंने बेपेंदी का लोटा और मजाक में बहुत सारे शब्द ऐसे कहे जो विपक्ष की खिल्ली उड़ाने वाले थे। तो मुख्तार अब्बास नकवी पूरे रो में थे और उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष को कहा कि एक नेता नहीं बना पा रहा है विपक्ष, तो बाकी वो करेगा क्या। तो ये बहुत ज्यादा मामला बयानबाजी का इस टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि रामपुर लोकसभा चुनाव जो होना है 2024 में, उसको लेकर मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में खासे सक्रिय हैं और वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं रामपुर आने का और काम करने का। तो नकवी जी अभी रामपुर के अंदर हैं और अभी उनके कई कार्यक्रम बाकी हैं और ऐसे में वो क्या बयान और देते हैं और बयान के क्या तीर चलाते हैं, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। जी ठीक है, शुक्रिया फहीम तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अक्षय पात्र रसोई का पूजन किया। मौके पर बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह, मोदी नगर विधायक मंजू शिवाच मौके पर मौजूद रही। अक्षय पात्र रसोई एक आधुनिक रसोई होगी जिसमें मिड डे मील का भोजन आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार किया जाएगा और भोजन की क्वालिटी की जांच के लिए एक लैब मिड डे मील में ही तैयार की जाएगी, जिसमें भोजन की गुणवत्ता जांच के बाद मात्र 45 मिनट में ही गाजियाबाद के सभी सरकारी स्कूलों में वितरित किया जाएगा। अक्षय पात्र रसोई लगभग जिले के 1 लाख बच्चों को भोजन वितरित किया जाएगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन के पदाधिकारी ने बताया कि बच्चों को परोसे जाने वाला भोजन उच्च गुणवत्ता वाला होगा। ये रसोई लगभग 2.5 एकड़ में बनाई जाएगी। ये प्रदेश की 5वीं बड़ी रसोई होगी। ये जो योजना है अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन और हमारे साथ जुड़े हुए दानदाताओं के सहयोग से हम प्रतिदिन 14 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश से 65 रसोई से 20 लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराते हैं। उत्तर प्रदेश के उसी के क्रम में ये हमारी जो भूमि पूजन है, ये 5वीं रसोई का भूमि पूजन किया है हमने, और उत्तर प्रदेश में 5वीं रसोई का हमने भूमि पूजन किया है। और हम इस रसोई से पूरे गाजियाबाद जनपद के 1 लाख बच्चों को दोपहर का मध्याह्न भोजन सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराने के लिए ये किचन की उद्घाटन भूमि पूजन किया है। देखिए, हमने अक्षय पात्र संस्था से एक निवेदन किया था कि हमारे यहाँ जो मिड डे मील होते हैं उसका सारा भार वो उठा लें ताकि अच्छा खाना बच्चों को मिल सके। तो कई जगह देखने के बाद ये जगह चिन्हित हुई है और यहाँ पर इनकी एक बड़ी रसोई बनेगी ताकि तकरीबन 3 लाख बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको मिड डे मील मिल सके। इससे किसी लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस मिड डे मील के माध्यम से? देखिए, रोजगार तो अपने आप ही मिलेगा जब यहाँ से लेके भी जाना है, आना है, सब तरह के काम होने, तो रोजगार से ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को अच्छा खाना मिले। देखिए, हमने अक्षय पात्र। और अगली महत्वपूर्ण खबर है आगरा से, जहां पर सहकारी समितियों में भगवा परचम लहराता हुआ नजर आया है। सभापति और उपसभापति के पदों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। अधिकांश समितियों पर निर्विरोध चुने गए हैं सभापति। प्रोफेसर SP सिंह बघेल का बड़ा बयान जिसके बाद में सामने आया, उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में दिखेगा बड़ा बदलाव। अन्नदाताओं के विश्वास और बीजेपी की नीति से ये बड़ी जीत मिली है। रणनीति के कारण और हमारे जो 4 प्रभारी थे, आदरणीय JD शर्मा जी, आदरणीय मनवीर सिंह चौहान जी, आदरणीय परमार साहब और आदरणीय पप्पू त्याग जी, हमारे यहाँ 15 सोसाइटी हैं। 15 में से 14 सोसाइटी पर निर्विरोध चुनाव हुआ और 15 के 15 लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीते। और हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 15 से जो 15 थी, 15 में ही 15 पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, सभी सहयोगियों को जिन्होंने रात दिन मेहनत की, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी संगठन के पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत। आगरा के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 15 समितियों में से 14 निर्विरोध हो गए थे, जिस पर चुनाव हुआ उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और 135 डायरेक्टर के चुनाव में जो 132-33 निर्विरोध हो गए थे, जो चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है। सहकारिता आंदोलन से महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बदला है। पहली बार हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बना है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि एक तरफ हमारे बहुत बड़े नेता अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो दूसरा विभाग चुना, उसके साथ वो कोई भी विभाग बड़ा उनके साथ हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोऑपरेटिव के मिनिस्टर, कैसा लगता है जब अमित शाह जी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री लिखा होता है, क्योंकि वो सहकारिता मूवमेंट से निकल के आए हैं। वो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि ग्रास रूट पर कोऑपरेटिव मूवमेंट को, कोऑपरेटिव सहकारिता को, समितियों को अगर खड़ा किया जाए तो देश के किसानों का एक बहुत बड़ा भला हो सकता है। मैं स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।